हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट पार्ट 1 चंद्रग्रहण से लौटती बेर के पार्ट से मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका संदर्भ अर्थ इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले ये बोल रहा है कि देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड पर इस खेत की बैठा केला एक बीते के बराबर, यह हरा ढिंगना चना बांधे मुँह बैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो कई आपको बता देती हूँ कि ऐसा कभी भी आता है, आपको संदर्भ प्रसंग लिखना होता है, सब प्रसंग और अर्थ या फिर उसको व्याख्या भी बोलते हैं, विशेष ये सब लिखना है। तो आपको सिर्फ याद रखना होगा कि संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। ठीक, तो आपको बना के लिखना होगा, रट्टा वाले से नहीं होगा, आपको समझना होगा और खुद से लिखना होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के ये जो कभी भी दूसरे चैप्टर में भी है, तो दूसरे चैप्टर में भी है, तो आपको लिखना है संदर्भ बना के, तो इसको आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि चंद्रग्रहण से लौटती बेर के पाठ से, तो उसके बदले में दूसरा चैप्टर में आप पढ़ोगे तो उसका नाम लिख लेना। ठीक, तो संदर्भ में क्या कहते हैं, हमेशा पाठ का नाम और कवि के नाम को लिखते हैं। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं। संदर्भ के प्रस्तुत काव्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के चंद्रग्रहण से लौटती बेर के पाठ से लिया गया। इसके कवि क्या है, केदारनाथ अग्रवाल है। और प्रसंग में क्या होता है, जैसे कितना बड़ा हम पढ़ लिए, तो उससे आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको समझना है कि ये कविता जो पंक्ति है वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उस कवि जो है हमें संदेश क्या देना चाहते हैं। तो उसी को आपको 2-3 लाइन में, कम से कम 2 या 3 लाइन में आपको बना के लिखना होता है। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौटते समय खेतों में उगे चने की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसका वर्णन किया है। ठीक, और अर्थ में क्या होता है, जो पंक्ति दिया होता है उसको आपको हर एक वर्ड में समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। जैसे इसमें कवि कहते हैं कि मैं चंद्रग्रहण नामक स्थान को देख कर आया हूँ, अब मैं अकेले खेत की मेड़ पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देख रहा हूँ। खेत में एक बलिष्ठ नाप के बराबर छोटे हरे रंग का चना उगा हुआ है। चने के ऊपरी भाग में छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने वह अपने सिर पर पगड़ी बांधा हुआ सजकर खड़ा हो। विशेष अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार। और दूसरा तत्सव एवं दिशा शब्दावली। थर्ड मुक्त छंद। तो विशेष में क्या लिखना है आपको, आप अलंकार पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे और ये सब तत्सम तद्भव शब्द ये सब पढ़े होंगे। तो आप पढ़े होंगे तो उसमें पता है अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, बहुत सारे रूपंग अलंकार, बहुत सारे अलंकार होते हैं। और कुछ रूल भी होते हैं। अगर विजय चिन्ह है तो अनुप्रास है, कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो, या फिर कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो। ठीक, और किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो मानवीय अलंकार लगता है। ये सभी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको खुद पहचानना पड़ेगा। पहचानने के बाद आपको उसमें 2-3 लाइन क्या लिखना है, आपको विशेष बना के लिखना है। अब नेक्स्ट, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देव की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल ने फूल को सिर पर चढ़ा कर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय को उनका दान उसको। तो इसका संदर्भ ये पूर्ववत, मतलब कि अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सभी में संदर्भ को भी लिखना। अगर आप पहली बार तो अगर पहले लिख रहे हो तो उसमें संदर्भ पूरा लिख लो, फिर दूसरा वाला स्टार्ट करो कि कविता में दूसरा पंक्ति का दूसरा लाइन का जरूरत नहीं हो संदर्भ बना के लिखना है, आप पूर्ववत लिख सकते हो। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने सरसों की लहलहाती फसल का वर्णन किया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि चने के पौधे के नज़दीक में ही जिद्दी अलसी के पौधे बीच बीच में उगे हुए हैं। अलसी के पौधे का शरीर पतला, अत्यधिक पतला और कमर अधिक नाजुक है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग का फूल खिला हुआ है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह कह रही हो कि जो इस फूल को स्पर्श करेगा उसे मैं अपना हृदय दान दे दूंगी। भाई सॉरी, इसमें ना हीरे लिखा है, वो हृदय है इसलिए में। ठीक, विषय में आ जाएगा पहला अनुप्रास एवं मानवीय अलंकार, भावनात्मक शैली और एक मुक्त छंद। आप नंबर वाइज भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लगा के लिख सकते हैं, बट अगर आप नंबरिंग से नंबर डालोगे तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति की अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसका संदर्भ भी पूर्वानुसार हो सकते हो, या फिर पूर्वानुसार ले सकते हैं, फिर पूर्ववर्ती भी ले सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। प्रसंग, लौटते समय कवि क्या करे थे, लौटते समय खेतों में उगी जो सरसों है और फागुन मास का वर्णन किया है। ठीक, अर्थ है, कवि कहते हैं कि खेत में सरसों की फसल तैयार हो गई है, फागुन मास के पूर्व ही सरसों के पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मानो होने के कारण उसके हाथ पीले हो गए हों और विवाह के लिए तैयार है। फाग गाता हुआ फागुन मास ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है।
इसे इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारी नगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। विशेष प्रकृति का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और छायावाद से है और मुक्त छंद। अब तीसरा यह है कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल। ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग इसमें कवि ने गांव के तालाब, वनस्पति और उस पर बैठे पक्षियों का वर्णन किया है। और व्याख्या में क्या आ जाएगा? कवि ऐसा कहते हैं, आप कवि कहते हैं भी लिख सकते हैं या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी भी ऐसा कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कवि कहते हैं कि चंद्रग्रहणा के गाँव की तलहटी में एक तालाब है। ताल के साथ उसमें उगी घास भी लहरा रही है। जल का स्वच्छ तल चांदी के खंभे के समान ही के पत्थर पर पानी पीते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसी जल में अपने पैर रख कर बगुला ध्यान लगा के आहट पाते ही ध्यान भंग कर तुरंत उसे निकल जाता है। विशेष तालाब को चांदी के खंभे की भांति देखना, उत्प्रेक्षालंकार और मुक्त छंद। दूसरा, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। संदर्भ क्या जगह पूर्णसार प्रसंग इसमें कवि ने पोखर और उस पर उड़ते पक्षी, अंदर पाई जाने वाली मछली का वर्णन किया है। व्याख्या में हम लिए कवि कहते हैं कि आप व्याख्या भी लिख सकते हो, अर्थ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। कवि कहते हैं कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंख फैलाकर झपट्टा मारकर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसी तालाब के पास ऊंची नीची असमतल भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गुजरती है, किंतु जब कवि वहाँ थे तब रेल के जाने का समय नहीं था। विशेष प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, मुक्त छंद, कविता। और फिर नेक्स्ट ये, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार पुरुष खड़े हैं। संदर्भ पूर्वानुसार और प्रसंग है प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं या फिर कवि वर्णन करते हैं। व्याख्या, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, होकर घूम फिर रहा हूँ। मुझे जाना नहीं तो मुझे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची नीची पहाड़ियाँ फैली है। दूर दूर तक इनका विस्तार है। बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार पौधे जिनका कोई विशेष रूप नहीं होता, वे फैले हुए हैं। विशेष पहाड़ी भागों के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, मुक्त छंद, कविता। टे 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर मन होता है। उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्चे प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग वन प्रदेश एवं पक्षियों का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि इसी बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर तोते का टे टे का स्वर सुनाई देता है, जिसमें मिठास भरी है। वनों में नीरवता को भंग करता सारस का दृष्टि का स्वर सुनाई देता है। कवि कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं भी इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं और हरे भरे खेत में जहाँ इनकी जोड़ी रहती है वहाँ जाकर चुपचाप इनकी प्रेम कहानी सुन लो। विशेष वनस्थली में पक्षियों का वाणी का वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, मुक्त छंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।